अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक तो साबिक DGSI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के भाई के घर जो चोरी हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। वो हुई कब, FIR कब घटी, क्या वकूआ है, मुहर्रकात क्या हैं, ये सबसे दिलचस्प हैं उसके मुहर्रकात उस चोरी के, जो आपको ज़रा आंखें खोलेंगे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं। अब वो किस तरह सियासत करते हैं और किस तरह बेनकाब हुए हैं खुद अपने ही एक कार्ड के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। वो कार्ड क्या है, सब कुछ कैसे हुआ है। तो देखिए, मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डेटा डाला है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, ठीक है, कि उन जजेस ने कितने दिन काम किया अपनी सर्विस के दौरान, यानी कि इनके टेन्योर के दौरान, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का टेन्योर है, और कितने केसेस निपटाए। ठीक है, उन्होंने जो ट्विस्ट देने की कोशिश की उसी के अंदर वो एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं जी कि मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कहते हैं कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस अपने इस तकरीबन 1.5 साल दौर के दौरान, ठीक है, मैंने सबसे ज़्यादा 243 दिन काम किया। ठीक है जी, और इस 243 दिन में मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने 8,796 केसेस डिस्पोज किए हैं, यानी कि ख़त्म किए हैं। जस्टिस काजी फैसल जो मोस्ट सीनियर प्यूनर जज हैं, उन्होंने 183 दिन काम किया इस 1.5 साल में, और उन्होंने 1323 केसेस निपटाए। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद सेकंड मोस्ट सीनियर जज, उनके बारे में जी नंबर ऑफ वर्किंग डेज उनका आ रहा है जी के सॉरी जस्टिस मकबूल बाकर जो रिटायर हो गए थे इनके चीफ जस्टिस बनने के 2 माह बाद ही, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने 30 दिन काम किया इनके टेन्योर में, और वो 30 दिन काम करके फिर वो रिटायर हो गया अप्रैल में। तो उन्होंने इन 30 दिनों में 555 केसेस सुने। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो इस वक्त सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सितंबर में वो सीनियर प्यूनर जज हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने 157 दिन काम किया। ठीक है, और इन 157 दिनों में उन्होंने 3126 मुकदमात सुने और निपटाए। ठीक है, अब जैसे सरदार तारिक मसूद का आपको मालूम होना चाहिए, उनके हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, किडनी वगैरह के भी, तो शायद ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। फिर आप आ जाइए कि जस्टिस इजाजुल एहसन, उन्होंने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बाद सबसे ज़्यादा दिन उन्होंने काम किया हुआ है 236 दिन, और उन्होंने 4,664 मुकदमात निपटाए हुए। ठीक है, फिर आप आ जाइए कि अब ज़रा आगे आ रही है। हाँ, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, ये भी रिटायर हो गए थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस बनने के तकरीबन 4 माह बाद। इन्होंने 44 दिन काम किया और 538 मुकदमात निपटाए। जस्टिस सजाद अली शाह, वो भी रिटायर हो गए थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस बनने के 7 माह बाद। उन्होंने उन 7 माह में 111 दिन काम किया और 1720 मुकदमात निपटाए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने 90 दिन काम किया। ठीक है, और उन 90 दिनों में उन्होंने 1431 मुकदमात निपटाए। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने किस तरह से नंबर ऑफ डेज किए हैं। खैर एनीवे, जस्टिस मुनीब अख्तर ने 9 जिसे कहते हैं 183 दिन काम किया है, और उन्होंने 9 बेंचों की सरबराही की है, और उन्होंने ये क्या
62 मुकदमात हैं उनके, क्या है कुछ इनका मुझे समझ नहीं आया डाटा। इनका डाटा शायद इन्होंने चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने अपने बेंच के अंदर उन्होंने वो ऐड किया हुआ है। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने जो काम किया है वो अगर आप काउंट करें तो उनका भी इसी तरह बता रहे हैं, 167 दिन है, 287 मुकदमात उन्होंने निपटाए हैं। फिर एक और जो है वो जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, वो भी रिटायर हो गए थे, वफात भी पा गए, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। उनका भी 28 दिन का आ रहा है, उन्होंने 7 मुकदमात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1000 मुकदमात। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी 222 मुकदमात। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 316 मुकदमात। जस्टिस वो क्या नाम है मोहम्मद अली मज़र 102 मुकदमात। अब इसमें एक चीज़ है, ये डेटा मौजूद चीज़ जिसमें तब बंदयाल साहब ने दिया है, एक तो ये है कि इसमें इन्होंने बताया ही नहीं कि कितने दफ़ा इन्होंने जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को अपने बेंचेस में बैठाया। जो सियासी और आईनी नोयत के मुकदमात थे वो कितने इन्होंने अपने सामने लगाए और कितने दूसरे जजेस के सामने लगाए। तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी नहीं बताई कि ये जो 8796 मुकदमात जो मुझे चीज़ बंदयाल साहब ने डिस्पोज ऑफ किए, इनके निपटाए, इनकी जजमेंट्स कहाँ पर है, वो जजमेंट्स भी आपको देखनी चाहिए। फिर इन्होंने इन 8796 मुकदमात में कितने पिटिशनर्स को रिलीफ दिया और कितने पिटिशनर्स को इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, उनकी जो पिटिशन थी मुस्तरद की। वो डेटा आप कंपेयर करें कि कितने मुकदमात इमरान खान के सामने इनके सामने आए और इन्होंने कितने मुकदमात में उसको रिलीफ किया एज़ कंपेयर टू दूसरे पॉलिटिशियंस और दूसरे जो आम शहरी थे उनके जो मुकदमात आए उनमें से कितने में उनको इन्होंने रिलीफ दिया एज़ कंपेयर टू इमरान खान। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए वहाँ पर, ठीक है। फिर हमारी वकला से बात हुई, उन्होंने कहा आपको पता है ज़्यादा केसेस निपटाने वाला जज अच्छा जज नहीं बुरा जज होता है। उन्होंने कहा आप ये मत समझिए कि जिसने 8000 मुकदमात डिस्पोज ऑफ कर दिए तो बड़ा जज है, बड़ा काम कर रहा होगा। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि इसने पिटिशनर को सुना ही नहीं है, उसको टाइम नहीं दिया, उसको फेयर ट्रायल नहीं दिया आर्टिकल 10 ए के तहत, और बस उसकी 2-4 बातें सुनी और कहा कि बस फाइल उठा के वो फेंकी, रिजेक्ट आपकी जी पिटिशन। क्योंकि एक पिटिशनर जो बेचारा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से ख्वार होता होता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, ठीक, अब वो सोचिए कि वो ऑलरेडी कितना सफ़र कर चुका होता है और फिर कितने माली उसके खराजात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आने के भी, सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत महंगा होता है, उसके आने जाने के खराजात उसके अलावा होते हैं। तो बेचारा पहुंचता है तो उसको होता है कि यार यहाँ पर तो मेरी दाद रसी होगी, मुझे सुना जाएगा, लेकिन वहाँ पे उसको सुना नहीं जाता। विद इन मिनट और 2 उसका केस उठा के साइड में फेंक दे देते हैं और जज साहब बड़ी खुशी से अपने नंबर में ऐड करते रहते हैं कि मैंने तो देखो आज 15 मुकदमात, आज मैंने 35 मुकदमात निपटा दिए। भी उन 35 में आपने सुना कितना जो आपके सामने सायल आया, उसको रिलीफ क्या दिया आपने, ये मैटर करता है। तो ज़्यादा मुकदमात जो कि 8000 मौजूद थी, जिसमें तब बंदयाल साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने 8000 से ज़्यादा मुकदमात निपटाए हैं, ये क्रेडिट नहीं है, ये सॉरी टू से उनका डिसक्रेडिट है। और हालात चेक कीजिए अब कि मौजूद थी जिसमें तब बंदयाल साहब वो कॉन्फ्रेंस आज होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी पर। आपका क्या काम कि आप ये आबादी के मसले को एड्रेस करें कि आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान की। आपने एड्रेस करना है आपकी अदलिया के अंदर क्या हो रहा है, आप अपने निज़ाम इंसाफ को एड्रेस करें। उसके ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई 2 साल में कि अदलिया में किस किस्म की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, चलिए छोड़िए उसको, वो नहीं आपने किया। आपने तो अपने इस 1.5 साल में मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, आपने तो अपने 17 जजेस का फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को ही आप लोग अमेंड कर लेते या रिफॉर्म कर लेते या आप क्राइटेरिया बना लेते कि आपने जजेस कैसे एलिवेट करने हैं। आप तो अपनी अदलिया आपने डिवाइड कर दिया, आपने उन जजेस को साथ नहीं बिठा के तो सबको जलन किया। आपको मुल्क की आबादी के मसलों की पड़ गई है, ये कहाँ से आपका आ गया काम। वो पिछला साकिब निसार नुमा बंदर था, वो उछलता रहता था कि जी वो
पानी के डैम 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 डैम, अस्पतालों में फिर रहा होता था। क्या है ये सब कुछ? आप कैसे जजेस हैं हमारे? इतने बड़े ओहदों पर बैठते हैं, मुझे अफसोस होता है कि इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग बोने होते हैं कि मेरी ज़रा प्रोजेक्शन हो, मैंने इस चीज़ के ऊपर कॉन्फ्रेंस की, ज़रा तालियां बजें, लोग मुझे सुने। क्या है ये? हमारे जजेस का ये काम रह गया कि वो डैम फंड इकट्ठे करते फिरें। वो आबादी, ये एग्जेक्टिव का मसला है, ये गवर्नमेंट का मसला है, उसने पॉलिसीज बनानी है कि आबादी कंट्रोल कैसे करनी है। आपने अपनी अदलिया को रिफॉर्म करना है कि आम आदमी के लिए इंसाफ के निज़ाम तक रसाई भी आसान हो और उसको इंसाफ भी तेज़ तरीन मिले और शफाफ ट्रायल के हद राइट के तहत मिले। वो आप कर रहे नहीं हैं। आबादी पे कॉन्फ्रेंसें बुला ली हैं यार, मतलब मुझे तो हंसी आती है वैसे। अब इसके ऊपर ज़रा आ जाइए, अगली जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि जी मौसूफ जो भाई हैं जनरल फैज़ हमीद के, नजफ़ हमीद साहब जो साबिक DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं, ये ओहदे के लिहाज से पटवारी थे। इनको पिंडी से ज़राए कहते हैं कि उस वक्त चौधरी निसार ने इनको ठुड्डा मार के निकाला था क्योंकि ये मलिक रियाज के साथ मुबैना तौर पर मुलव्विस थे उसकी 2 नंबर ज़मीनों के कब्ज़ों के ट्रांसफ़र करवाने में। तो उन्होंने उठा के इनको फेंक दिया चकवाल। ज़ाहिर बात है कि जर्नैल के भाई थे मलिक रियाज के लिए, तो फिर जनरल फैज़ हमीद भी बहुत मुतहरिक रहे। यहाँ तक कि वो जो 190 मिलियन पाउंड आया मलिक रियाज का हराम का, जो बाहर पकड़ा गया, जो इमरान खान साहब ने 456 कनाल अराजी के इवज़ साइफन ऑफ किया मलिक रियाज का वो हराम का पैसा, उसमें जनरल फैज़ हमीद भी मरकज़ी किरदार थे। इमरान खान साहब तो उस रेफरेंस को भुगतते फिरते हैं। जनरल फैज़ हमीद को किसी ने नोटिस किया कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुम्हारा क्या रोल है उसके अंदर? ठीक है, तुम्हारा चकवाल का फार्म हाउस वो जो लतीफ़ वाल का है वो किसने बनाया, किसके वहाँ पे ट्रक और लोडर लगे होते थे? आज तक किसी ने पूछा जनरल फैज़ हमीद से? लेकिन बहरहाल अब जो नजफ़ हमीद साहब हैं वो उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं जी, जिसमें वो मदई हैं, वो कहते हैं जी बखिदमत जनाब SHO नीला तहसील ज़िला चकवाल जनाब अली मौज़ा लतीफ़ाल का रिहायशी हूँ, जिसमें मुसलमान आशिक हुसैन वल्द अमीर बख्श साकना लिया और मकसूद अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल साकन चकवाल को अरसा दराज से दोनों को अपने घर मुलाजिम रखा हुआ है। मेरे तमाम घरेलू मुलाजमीन मामलात की देखभाल करते थे। मैं इलाज के सिलसिले में अप्रैल को लाहौर गया हूँ और बाद ऑपरेशन अप्रैल को ही, यानी कि 6 अप्रैल को गया और 24 अप्रैल को वापस आ गया। गांव आने के बाद मैंने 3 दिन बाद अपना सेफ़ और ब्रीफ केस को कागजात रखने के लिए खोले तो सेफ़ में रकम 1 करोड़ और ब्रीफ केस में 7 लाख और एक मोबाइल iPhone 13 Pro गायब थे। चूँकि मेरे घर की तमाम जिम्मेदारी दो मुलाजमीन पर थी, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में ये रकम और मोबाइल गायब किए। मैंने घर वालों को से इंक्वायरी करने के बाद इन दोनों को इल्ज़ाम अलर्ट ठहराया। बराए मेहरबानी दोनों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक तो ये है कि ये नजफ़ हमीद साहब से कोई पूछे 1 करोड़ 7 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया, आपने कहाँ से कमाया 1 करोड़ 7 लाख रुपया? और अगर वो हिलाल की कमाई थी तो वो बैंक में क्यों नहीं रखी हुई थी, कैश की सूरत में घर क्यों पड़ी हुई थी? ठीक है। तीसरी बात, ये अप्रैल में वो लिख रहे हैं कि मेरे घर ये 1 करोड़ 7 लाख रुपया मौजूद था। क्या पाकिस्तान के FBI को जाग आएगी कि वो इनको नोटिस करे और कहे कि आपने ये अपने टैक्स गोशवारे क्या जमा करवाए हैं, और अगर जमा करवाए हैं तो उसमें ये 1 करोड़ 7 लाख रुपया कैश आपने शो किया है कि मेरे घर पड़ा होता है? ठीक है। और क्या अब भी पाकिस्तान में किसी को जाग आएगी? चलें सिविलियंस को छोड़ें, हमारी फ़ौज को जाग आएगी कि वो जनरल फैज़ हमीद को समन करे और पूछे कि ये आपके घर इतना कैश कहाँ से आता है, किस मद में आता है? अपने ज़राए आमदन शो कीजिए। और ये कैश आप क्या टैक्स गोशवारों में शो करते हैं?
आपके बैंक अकाउंट्स क्या हैं? ये इतना फैज़ हमीद अरबपति कैसे हुआ? लितिफ़ाल में जो उनका पूरा घर है वो इतना लग्जरियस घर कैसे बना? कोई हमें बताएगा? कोई हमें हिसाब किताब लेके देगा? मैं इन प्रिंसिपल ये जो हमारे रिटायर्ड जर्नलों को जो ये ज़रई रकबे मिलने लगे हुए हैं, ये जो कमर्शियल प्लाट मिलने लगे हुए हैं, ये जो रिहायशी प्लाट और बंगले मिलने लगे हुए हैं, मैं इसका नाक़िद हूँ और इसके अगेंस्ट हूँ। ये नहीं होना चाहिए। ये मुल्क एक गरीब मुल्क है। यहाँ पर क्या किसी सिविल सर्वेंट या किसी सियासतदान को इतना कुछ मिलता है ऑन रिटायरमेंट? हमने अभी बखिए उधेड़ दिए सादिक संजरानी के कि तूने कैसे कहा कि रिटायरमेंट होने के बाद तुझे 12 मुलाजिम हम दें और 6 सिक्योरिटी एहलकार दें। हु आर यू? तो जर्नलों को हम ये हक कैसे दे दें? हाँ, शुहदा को दैट इज़ जस्टिफाइड। अगर कोई शहीद होता है, उसने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान दी है, जो बहुत बड़ा उसका वो है, उसको, उनकी बेवा को, उनके बच्चों को कोई शुहदा पैकेज में प्लॉट मिलता है, घर मिलता है, उनकी एजुकेशन और सब कुछ फ्री होता है। दे डिज़र्व इट, दे डिज़र्व इट। वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जो अपनी सर्विस पूरी करके घर जा रहे हैं, वो किस बात का ये सब कुछ पर्क्स ले रहे हैं जो किसी और पाकिस्तान में महकमे के एहलकार को नहीं मिल रहा, जो इनको मिल रहा है? कैसे वो जस्टिफाई करते हैं ये? और फिर ये आज तक किसी ने यहाँ पर दूसरों को 5-5 लाख रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में यहाँ पर लोग सालों अदालतें भुगतते हैं, हिसाब किताब देते हैं। हमने अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को जेल में रखा है इनकम बियॉन्ड मीन्स के केस में, सजाएं सुना के डिस्क्वालीफाई किया है कि आप अपने एसेट्स जस्टिफाई नहीं कर सके। हमें कोई ये फौज का इदारा ही हमें जस्टिफाई कर दे जनरल आसिम मुनीर के एसेट्स, सॉरी जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा के एसेट्स उन्होंने कैसे बनाए हैं? वो अरबों की जो उनकी पिज़्ज़ा कंपनी है पापा जॉन्स, जो उनके अमेरिका में प्लाजे हैं, जो उनके बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं, जो उनके बच्चे इधर कारोबार कर रहे हैं, हमें जस्टिफाई करवा दें। हमें जनरल फैज़ हमीद के एसेट्स जस्टिफाई करवा दें, उन्होंने कैसे बनाए हैं सारे, ले दें हमें मनी ट्रेल। कुछ तो हमें भी पता चले ना कि ये कैसे ये जर्नैल अरबोंपति हो गए, कहाँ से बनाते रहे। अभी आप ये तो कहते हैं कि जिन्होंने फौज के इदारे पर हमला किया उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, जो पीटीआई के कारकुन हैं। लेकिन जो ये लोग जनरल फैज़ हमीद जैसे जिन लोगों ने इस पीटीआई को तैयार किया, जनरल कमर जावेद बाजवा के 12 अरब के सासों का हमें हिसाब किताब ले दें, कैसे बने वो? ये जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के उसके ऊपर क्यों नहीं कोर्ट मार्शल होता जिन्होंने पीटीआई बनाई? पीटीआई ने जो किया उसके ऊपर तो कोर्ट मार्शल हो रहा है कि उसने इदारे पर हमला किया। लेकिन जिन्होंने उस हमला करने वालों को बनाया इस मुल्क में, उनका कोई कोर्ट मार्शल नहीं है। वो मौज करें, दूसरी साइड को आप टांग दें। ये कैसा इस मुल्क में हो रहा है? बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।